तो स्टूडेंट्स देखिए एक बार फिर से आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस कुछ मैंने यहाँ पर सेकंड सेट इस तरह से प्रिपेयर किया है, इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, फर्स्ट सेट आपने देख लिया था तो आपने सॉल्व भी किया होगा, सेकंड वाले को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें जो प्रिंट कराया है वो आर की वैल्यू को प्रिंट कराया है। आर की वैल्यू कहीं भी इस एक्सप्रेशन में मॉडिफाई नहीं हो रही है। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है आर का 50 से, इससे आर नहीं बदलेगा। यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, इससे भी आर नहीं बदलेगा। सो आर की वैल्यू तो 93 आएगी और ये करेक्ट है। ठीक है, आर की वैल्यू तो 93 आएगी। मान लो हमें अगर z की वैल्यू प्रिंट करनी होती तब हम कैसे करते? सो ये कौन सा ऑपरेटर है जो क्वेश्चन मार्क और कोलन लगा करके होता है? इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, ये कैसे लिखा जाता है? a क्वेश्चन मार्क b कोलन c, ये b है। तो यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सपोज a और b और c में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास a है, एक कंडीशन जिसको टेस्ट आउट कर रहा है, क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन को तरह से रिप्रेजेंट करता है और उसके दो आंसर हैं, या तो आंसर बी होगा या सी होगा। बी कब होगा? जब ए हमारा ट्रू वैल्यू देगा तब बी होगा आंसर, यानी बी एग्जीक्यूट होगा। और जब ये फॉल्स वैल्यू देगा तो सी एग्जीक्यूट होगा, सी आंसर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को भी मैंने यहाँ सॉल्व किया है कि पहले हमें सॉल्व करना है 93 क्वेश्चन मार्क 50। अब ये पूरा ए है इस पूरी एक्सप्रेशन के लिए, ये पूरा बी है यहाँ से यहाँ तक, और ये इतना सा सी है 769। तो ए क्या है? करेक्ट है, क्योंकि 93 50 से बड़ा होता है, ट्रू होता है। सो ये फर्स्ट पार्ट जो कि पूरा का पूरा है वो एग्जीक्यूट होगा। जब वो एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो वहां पर एक बार फिर से टर्नरी ऑपरेटर मिलता है और वहां पर दूसरी एक्सप्रेशन को सॉल्व कराता है। अब ये इतना ए है, बी है 21 और ए और सी है 32। ठीक, तो अब ये यहाँ पर ये फेल हो जाता है क्योंकि 93 जो है वो 65 से छोटा या बराबर नहीं है। तो अब ये इसका आंसर 32 आएगा। सो जेड का आंसर प्रिंट होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अब यहाँ पर %d और %c लिखा हुआ है। ठीक, %d और %c लिखे होने की वजह से %d किस लिए होता है? %d होता है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए और %c होता है कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करने के लिए। लेकिन a की आस्काई वैल्यू 65 होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर को उसकी आस्काई वैल्यू से पहचाना जाता है जो कि एक इंटीजर होता है। %d की वजह से क्योंकि इंटीजर प्रिंट होना है इसलिए a की जगह लिखे रहने की वजह से भी यहाँ पर 65 प्रिंट होगा, जबकि %c से कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो ये जो कैरेक्टर a है वो प्रिंट होगा, इसलिए 65 और a आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्रेशन लिखी है, a में 32 वैल्यू है, ठीक है, और a में 32 वैल्यू है और यहाँ पर देखिए प्रिंटफ के अंदर ये लिखा हुआ है जो a में 32 वैल्यू है और ये वाला a एक a वेरिएबल है और एक a वैल्यू है। इसका कुछ यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसका कुछ एड्रेस भी होगा, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया 326, इसका कुछ एड्रेस भी होगा वेरिएबल का। a एक वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है जो उसने a कंटेन किया है और इसका एड्रेस भी होगा, 1 बाइट लेगा, 326 मान लिया रैंडम एड्रेस है। तो अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, तो एक्सप्रेशन में क्या हो गया? a इज इक्वल टू a माइनस 32। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब a ये वेरिएबल है, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। a के अंदर वैल्यू क्या है? a के अंदर जो वैल्यू है वो है ये, लेकिन जब इंटीजर टाइप की ऑपरेशन होगी हर जगह a उसकी आस्काई वैल्यू से पहचाना जाएगा। तो ये जो a हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू है 97 माइनस 32, 65 हो गया। 65 यहाँ पर जब हम फिर से a की वैल्यू को प्रिंट करने जा रहे हैं और %c लगा रहे हैं, %c की वजह से इस इंटीजर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट होना है और वो कैरेक्टर है a, इसलिए इसका आंसर आएगा a। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक्सप्रेशन को पूरा फिर से लिखिए। अब a ये है 5 ग्रेटर देन 2, ये a है, ये वाला प्रिंटफ है ये b है और ये जो 3 है वो c है। ठीक, सो पहले a इवैल्यूएट होगा, 5 ग्रेटर देन 2 ये ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंटफ 4 चलेगा, प्रिंटफ 4 चलने से स्क्रीन पे 4 आ जाएगा। ठीक, फिर से एक बार इसको करते हैं यहाँ पर आउटपुट को, तो इसको मैं पूरा फिर से बताता हूँ। तो आउटपुट स्क्रीन पर हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, जब ये प्रिंटफ 4 चलेगा तो आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा 4। ठीक, और प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंटफ अपनी जगह पर क्या छोड़ देगा इसको भी यहाँ पर देखना चाहिए हमें एक बार, क्योंकि प्रिंटफ अपनी जगह पर वो छोड़ता है जितने कैरेक्टर वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है। कितने कैरेक्टर प्रिंट किए स्क्रीन पर? 1।
ये है ना वो कैरेक्टर 4, इसका काउंट कितना है 1, 4 एक ही कैरेक्टर है, तो प्रिंटफ अपनी जगह पर 1 छोड़ देगा। अब ये 1 अलॉट हो जाएगा ए को, और फिर हम अगली लाइन में जब ए को प्रिंट करेंगे तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सॉल्व करना है z इज इक्वल टू नॉट ऑफ x एंड y। नॉट ऑफ x कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी नंबर का नॉट निकालना, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस ऑफ n प्लस वन। n की वैल्यू कितनी गिवन है, x है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो ये एक्चुअली में -1 हो गया। अब -1 को बाइनरी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो अगला ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। सो बिटवाइज एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ के जो भी नंबर्स हैं उनको बाइनरी में लिखना पड़ता है पहले। तो पहले हमने -1 को बाइनरी में लिखना है, तो पहले हमें 1 को बाइनरी में लिखना है और उस पे 1 ऐड कर देना है। 1 को बाइनरी में लिखना है, तो 1 को बाइनरी में लिखा, फिर उसका हमने लिया ये 1's कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, ये है 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट हमारा कैसे निकलता है, 1's कॉम्प्लीमेंट हर एक बिट को रिवर्स करने से निकलता है। सो 1 को अगर हम लिखेंगे तो 0 0 0 0 0 और यहाँ एक 1 होगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये वाला 1 0 हो जाएगा, है ना यहाँ पर, और बाकी सारे 1 हो जाएंगे। सो इनको भी लिख लेते हैं, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, तो इसमें जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये है एक्चुअली में -1। सो -1 एक्चुअली में है क्या, ये 2's कॉम्प्लीमेंट है 1 का। तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे है, 1 को पहले लिखिए, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो जो आएगा वो होगा 2's कॉम्प्लीमेंट और वही होगा -1। अब इसको किसके साथ बिटवाइज एंड करना है, 2 के साथ। 2 को बाइनरी में लिखेंगे तो सारे जीरोस होंगे, यहाँ 1 0 होगा। इसको बिटवाइज एंड करना है, सो 1 और 0 का एंड 0 होता है, 1 और 1 का एंड 1 होता है। बाकी यहाँ पर सारे 0 हैं, ऊपर सारे 1 है, तो नीचे भी सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि बिटवाइज एंड होता जाएगा, 1 का 0 से 1 का 0 से 0 आता जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 1 0। 1 0 को डेसिमल में जब प्रिंट करते हैं तो 2 हो जाता है, इसलिए ये आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें इस तरह से। तो x की वैल्यू -7810 है। अब यहाँ पर कर रहे हैं लॉजिकल नॉट लगा रहे हैं। लॉजिकल नॉट क्या करता है, ट्रू वैल्यू को फॉल्स करता है, फॉल्स वैल्यू को ट्रू करता है, और ये -7810 ये एक ट्रू वैल्यू है, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए पहली वैल्यू तो यहाँ से 0 प्रिंट हो रही है। दूसरी वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है, तो बिटवाइज नॉट लगाना है। अभी n की वैल्यू इतनी हो गई, सो n की वैल्यू का अगर बिटवाइज नॉट ऑफ n करते हैं तो वो क्या होता है, माइनस ऑफ n प्लस 1, वही फॉर्मूला फिर से। सो माइनस बाहर लगाया n -7810 प्लस 1, सो -7809 हो गया, बाहर वाला माइनस अंदर माइनस मिलके प्लस हो गए, आंसर हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा ध्यान दें, यहाँ पर r की वैल्यू -5 है, तो इस एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन लिखी मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर इस तरह से। अब इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, इस एक्सप्रेशन में देखिए 2 तरह के ऑपरेटर हैं, एक है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये बिटवाइज एंड भी असाइनमेंट के साथ अटैच्ड है, अलग से नहीं है, और दूसरा है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो ऑब्वियसली लॉजिकल एंड ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए s की वैल्यू कितनी है, 1 है, सो 1 लॉजिकल एंड 100। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर के एक तरफ ट्रू वैल्यू है 1, दूसरी तरफ भी ट्रू वैल्यू है 100, तो रिजल्ट हो जाएगा ट्रू, यानी कि 1। तो ये 1 हो गया, सो अब एक्सप्रेशन ये बन गई s इक्वल टू आर, s इक्वल टू आर। अभी इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक, ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ से करा रहा हूँ, अभी इनकी वैल्यू निकालनी बाकी है हमको। ठीक, तो अब ये हो गया s इक्वल टू आर एंड इक्वल टू 1। अब एंड ऑपरेटर जब इस तरह से इसमें जुड़ा होता है ना, आपने ये पढ़ा होगा, कहीं पर लिखा होता है x प्लस इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 5, है ना। उसी तरह से x एंड, अब यहाँ पर लिखा हुआ है r एंड इक्वल टू 1, इसका मतलब भी यही हो गया, r इज इक्वल टू r एंड 1, ये इसका मतलब है। ठीक, तो वही चीज यहाँ करी गई है, r एंड इक्वल टू 1, इसका मतलब है r इज इक्वल टू r एंड 1। r में क्या है -5, अब -5 को बनाना पड़ेगा। पहले हमने लिखा +5, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लिया और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो जो नंबर मिला वही हमारा है -5, ये है -5। ठीक, इस -5 के साथ क्या करना है, 1 को एंड ऑपरेशन कर देना है। तो 1 का एंड ऑपरेशन करेंगे तो पहली बार में से 1 की जगह 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि s इक्वल टू आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि r की वैल्यू 1 वही s में चली जाएगी और इसी वजह से दोनों में 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूँ एक बार एक्सप्रेशन को और उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको।
तो एक्सप्रेशन है यहाँ पर A1 की 51 वैल्यू है, B1 की 0 है और C2 में ये है। तो C2 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो C2 में A1 और माइनस माइनस B1। अब इसमें A1 की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि माइनस माइनस B1 चलेगा या नहीं चलेगा। अब A1 की वैल्यू अगर हमारी ट्रू है तो माइनस माइनस B1 नहीं चलेगा, क्योंकि एक रूल होता है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का कि अगर E1 को एवेल्युएट किया और वो ट्रू हो गई तो E2 एवेल्युएट नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल एक्सप्रेशन पर E2 का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि और ऑपरेटर है ना, इसके लेफ्ट साइड की चीज अगर ट्रू हो गई, अब राइट साइड की चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इसीलिए उसको कंपाइलर इवेल्युएट ही नहीं करता। इसलिए देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू 51 है, 51 कैसा है, ट्रू है, इसीलिए माइनस माइनस B1 इवेल्युएट नहीं होगा, यानी B1 0 का 0 ही रह जाएगा इस C2 एक्सप्रेशन की वजह से। और C2 में जाएगा क्या, C2 में जाएगा 1। ठीक, C2 में जाएगा 1 और A1 में वही रह जाएगा जो पहले से था 51। तो ये अब D3 जब सॉल्व करेंगे तो D3 में देखिए A1 माइनस माइनस लॉजिकल एंड माइनस माइनस B1। अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में एंड ऑपरेटर के इस तरफ सॉल्व करेंगे और अगर वो 0 हो जाता, जैसे मैंने यहाँ बताया E1 अगर 0 हो जाएगा तब E2 इवेलुएट नहीं होगा, क्योंकि पूरा रिजल्ट 0 ही होने वाला है और का उल्टा है। अब लेकिन यहाँ पर इधर हमने सॉल्व किया 51 का 51 ही रहेगा इस एक्सप्रेशन में D3 के फॉर्मूले में, लेकिन जब प्रिंटफ होने जाएगा तब तक D3 एक डिक्रीमेंट हो चुका होगा, क्योंकि ये कैसा है, पोस्ट डिक्रीमेंट, यूज देन चेंज। तो यहाँ पर तो 51 ट्रू है, फिर एंड ऑपरेशन लगेगा, इधर का इवेल्युएट होगा। तो B1 की वैल्यू पहले से 0 थी, अब कितनी हो गई, -1। तो B1 की वैल्यू -1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, C2 हम ऊपर ही निकाल चुके हैं, पहले से 1 है। ठीक, और D3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो D3 भी 1 हो जाएगा इसमें, है ना, D3 भी 1 हो जाएगा। और A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, क्योंकि हमारे जो प्रिंटफ है अगली लाइन में है। ठीक, A1 की वैल्यू A1 माइनस माइनस इस लाइन में तो 51 है, लेकिन अगले में 50 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आइए जरा यहाँ पर x इक्वल टू 1 y2 ये है, सो एक्सप्रेशन एक बार फिर से लिखें, z इज इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेशन से ऑपरेटर से डबल इक्वल टू ज्यादा है, ज्यादा प्रेसिडेंस है। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला मेरा वीडियो देखिए मेरे लेक्चर में से और चैनल में से, और वहां से इसको समझने की कोशिश फिर से करिए, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल है यहाँ पर। तो y इक्वल टू 2 पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 इक्वल टू 2 ये ट्रू हो गया, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। जो ट्रू हो जाती है वैल्यू वो 1 होती है। ठीक, वो अपना रिजल्ट 1 देती है लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में, लॉजिकल और रिलेशनल में। फिर x में भी 1 है, सो 1 एंड 1 आंसर हो गया 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, डबल में x इक्वल टू डी है। अब ये x में d देने का मतलब है d की वैल्यू क्या जाएगी, d की उसकी आस्काई वैल्यू जाएगी। d की आस्काई वैल्यू होती कितनी है, d की आस्काई वैल्यू 100 है, तो x में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 100.0000000 हो जाएगा। फिर जब इस ऑपरेशन में आएंगे तो x में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99.0000000। तो यही चीज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ पर फिर से लिखी 2 लेफ्ट शिफ्ट 4 माइनस 2, और तो यहाँ से जरा हटाते रहें। ठीक, इस तरह से तो इसको सॉल्व करना है। अब शिफ्ट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसलिए 4 माइनस 2 पहले सॉल्व होगा। और ये 2 बार लेफ्ट शिफ्ट लगे हुए हैं। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब बताया मैंने कि x लेफ्ट शिफ्ट y का मतलब होता है x इंटू 2 टू द पावर y, x राइट शिफ्ट y का मतलब होता है x डिवाइड बाई 2 टू द पावर y। ठीक, तो अब यहाँ पर पहले 4 माइनस 2 2 हो गया। अब लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक, तो 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2x है और ये 2y है, तो ये हो जाएगा x इंटू 2 टू द पावर y, यानी x 2 इंटू 2 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 2 को सॉल्व करें, पावर पहले सॉल्व की जाती है, तो 2 टू द पावर 2 की वैल्यू 4 हो गई, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, सब हो गया 8 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब ये x है हमारे पास, है ना, और ये y है, तो ये हो जाएगा x इंटू 2 टू द पावर y फिर से, तो 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 8 32। थैंक यू।